जेपीसी की रिपोर्ट के पक्ष में या खिलाफ है? हम उसके खिलाफ हैं। 15-11 की वोटिंग हुई थी, 15-11 की वोटिंग हुई थी, 15 लोग उसके फेवर में थे, 11 उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं। हम इसके भी खिलाफ हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शंस हम लोगों ने रेज करे वहां पर, मतलब इलेक्शन में लगाइए। एक सेकंड 2013-14 में जब आपने अमेंडमेंट पास करी थी तो बीजेपी के खिलाफ थी, बीजेपी के पास नंबर नहीं था। आज देश की जनता ने बीजेपी के पास नंबर दे दिया, संख्या बल उनके साथ है तो वो पास करा के लेके जाएंगे इसको। जब 1995 के अंदर असीमित अधिकार दिए थे तो संख्या बल आपके पास था तो आपने पास कराया। आज संख्या बल आपके पास नहीं है तो रोने से क्या फायदा? उतने नंबर लेके आइए, पास करा के लेके जाइए। आप सुन लीजिए, मैं इसको आपकी सरकार आएगी तो वक्फ को, अक़लियतों को असीमित अधिकार दे दीजिएगा। कौन मना करता है? देते ही रखा गया इस देश के अंदर ना। नहीं, आप आजादी के बाद तो दिया ना सर। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, गलत बात है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता जो आप कह रहे हैं सर। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझको यह गारंटी करता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होगा, और विपक्ष के जो प्रोटेस्ट के राइट्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के राइट्स हैं, प्रोटेस्ट के राइट तो आपने दिखाए ना, आपने 11 वोट प्रोटेस्ट में डाले ना। अब नंबर नहीं है, अगर नंबर नहीं है, अगर जेपीसी में आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो क्या कर सकता है? अब दूसरा रीजन दे रहे हैं कि देखिए पहले तो 10-10 साल चलती थी जेपीसी, अब तो 3 महीने में काम खत्म हो गया। यही रीजन दे रहे हैं ना। आज संसद में, आज हाउस में क्या रीजन दिया गया? पहले तो 10-10 साल चलती थी जेपीसी, 5 साल तो चलती ही थी, अब 3 महीने में कैसे काम खत्म करके दे रहे हैं? यही कारण आप लोगों को नहीं दिया। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता सर। सुन लीजिए, डेमोक्रेसी का ये आप लटकाना, अटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। सरकार सर, आप सुन तो लीजिए, आप सुने मेरी बात। तो कोई नहीं लटका रहा है। हमने फार्मर्स बिल, वो भी इन्होंने पास किया था, बुलडोज किया था, हमने प्रोटेस्ट करा, हमारी जीत हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट करा, वापस लिया गया। अगर ये बिल, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई भी बिल पास हो गया है लेकिन वो इथॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, प्रियम्बल के खिलाफ है, विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया में। बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी है। अगर समर्थन किया आपने तो फिर आप देखिएगा सीधे तौर पर कहा है वक्फ बिल का समर्थन किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर समर्थन किया तो उठाना पड़ेगा राजनीतिक नुकसान। सीधे तौर पर पॉलिटिकल धमकी दी है, सड़क से अदालत तक विरोध करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यह सीधे तौर पर खबर आई है। जेपीसी की रिपोर्ट पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ऑपोजिशन कह रहा है कि 5 साल तक चलती थी जेपीसी, 3 महीने में रिपोर्ट कैसे आ गई है? सीधे तौर पर अजय आलोक आपके अलायंस पार्टनर्स को चेतावनी दे दी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। बोला बीजेपी से हम निपट लेंगे, आप मत समर्थन करिए। मुस्लिम अजय आलोक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? क्या ये आम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? गरीब मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। ये फिर वही देश के चंद 200 मुसलमान नेताओं का समूह है जो इस वक्त की वकालत कर रहा है, क्योंकि इस वक्त की जमीनों पे उनका कब्जा है। तो विवेक से बात तो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन वो भी वकालत कर रहे हैं। 50-50। अरे ये गलत कह रहे हैं ना, इसलिए ये मिसलीड कर रहे हैं। जमीनें का है पता है आपको? इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाना है। पश्चिम बंगाल में, और इनके जितने मुसलमान नेता हैं, टीएमसी के मुसलमान नेता हैं, वो सब वक्त की जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब एक मिनट देखिए अभी क्या क्या हुआ, संशोधन क्या क्या है और उसमें किसका विरोध है जरा बताइए। पहले था, मैं एक एक करके पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। किसी भी संपत्ति पे वक्फ कब्जा करके दावा कब्जा कर लेता था। अब वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अब में पहले संपत्तियों के विवाद का निर्धारण वक्फ ट्रिब्यूनल करता था। अब किसी भी विवाद की स्थिति में इसका निर्धारण कलेक्टर करेगा, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब बोर्ड के खिलाफ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने वाले 3 सांसदों का मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य था। अब ये अनिवार्यता खत्म। बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं नहीं ली आती थी। अब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, और अहमदिया भी होंगे, बोहरा भी होंगे, सबको ही होगा। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्तियों का प्रावधान था। अब कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे करेगा। मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों के लिए एक ही वक्फ बोर्ड। अब अलग अलग वक्फ बोर्ड बनेंगे। अपील के लिए कुछ पावर और प्रावधानों के साथ वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। अब ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। गलत क्या है? कोई भी ऑफिसर बताइए कहां पर है वक्फ को दान करेगा। अब है जो कम से कम 5 साल में मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही वक्फ दान करेगा। ओके, शोएब जमाई ऑन स्क्रीन। ओके, यू मेड अ पॉइंट। ये इनकी इतनी मुस्लिम धर्म को आए हुए 1400 साल हुए, सब मानते हैं, सब मानते हैं 1400 साल। ओके, शोएब जमाई, आप एमआईएम के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के।
मेरा आपसे स्पष्ट रूप से सवाल है कि क्या आपको लगता नहीं है कि वक्फ से तो खुद मुसलमान ही परेशान हैं? मेरे पास एक आंकड़ा है, उसमें करीब करीब 10,000 केस ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने ही दायर किए गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे तुष्टीकरण भी नहीं होने वाला है, सिर्फ चंद नेताओं की दुकान चलेगी जमींदारी की? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपके आंकड़े कहाँ से लाए गए मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात कहना अपने आप में ही एक बड़ा सबूत है कि वक्फ के अंदर भी कोई मनमानी नहीं है, बल्कि आप उसमें केस अगर डाला गया है ट्राइब्यूनल के अंदर हो या किसी कोर्ट के अंदर डाला गया होगा तभी तो ये केसेस आपके सामने आए। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पी जाए तो मनमानी नहीं है? नहीं, मुसलमानों की जमीन हड़प सकते हैं? नहीं, आप भाई आपने अपना सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी। आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से कि यहाँ पे वक्त की मनमानी नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ से एब्सोल्यूट कोई पावर नहीं है, इसमें केसेस भी दर्ज होते हैं अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है, यही बात है ना, मानते हैं ना इस बात को? अब सुन लीजिए, आज जो जेपीसी के ऊपर हुआ, चूंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उस जेपीसी के मेंबर हैं, जी जी ओवैसी साहब, एक डिसेंट नोट बनाया गया है, चूंकि 11 सदस्यों ने अपनी डिसेंट नोट दी, उसमें असहमति दर्शाई। जब जेपीसी का आज रिपोर्ट पेश हुआ राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, तो जेपीसी चेयरमैन जगदीपिका पाल जी जो हैं वो क्यों नहीं उस डिसेंट रिपोर्ट को उसमें यहाँ से शामिल कर रहे हैं या उनको एडिट क्यों किया गया, जब ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम जो लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और देश के बड़े बड़े शहरों में हर जगह जो यहाँ से मुस्लिम उलमाओं की राय ली गई और उन चीज़ों को रिपोर्ट में शामिल किया गया, वही तो डिसेंट रिपोर्ट का हिस्सा था कि मुसलमान समाज क्या कह रहा है, आप उसको ही गायब कर दे रहे हैं। तो फिर वो जो जेपीसी की प्रक्रिया है लोकतांत्रिक तरीके से कि सबकी बात सुनी जाए, वो तो मोटिव खत्म। अरे भाई सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, झूठ, अरे भाई बैठिए ना, आप जब बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ की जमीन पे मॉल बन रहा है या नहीं? अरे भाई बैठ जाइए ना, अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए ना भैया, यहाँ से कब देश बैठा नहीं रहेगा, कब बीजेपी में चले, आम मुसलमान बैठा नहीं रहेगा। अरे सुनिए ना, वक्फ पे कुंडली मार के आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को भगाने का समय आ गया है। अच्छा एक एक करके वक्फ पे कुंडली मार के आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको भगाने का समय आ गया है। ओके मेक योर पॉइंट शोएब जमाई। भाई ओवैसी का मॉल बन रहा है या नहीं है हैदराबाद में, ये पूछिए। वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का भी शॉपिंग मॉल बन रहा है, मॉल बन रहा है, उसको बचाना चाहते हैं वो। ओके, वक्फ की जमीन पे, ठीक है मिस्टर जमाई। ओके जमाई, ओके शोएब जमाई, सार्थक चर्चा चाहते हैं ना? बिल्कुल सार्थक चर्चा चाहते हैं, सार्थक चर्चा की। देखिए सुनिए, आज जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरी बात, जब डिसेंट रिपोर्ट यहां से एडिट की गई, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जिन्होंने विरोध किया किस पर विरोध किया? हमारी पार्टी का आधिकारिक मत यह है कि ये जो बिल है ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का यहाँ से उल्लंघन है।